हेलो बच्चों, आज जो है हम अपना कॉस्ट काउंटिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और अभी 80 to 90 क्वेश्चंस जो है वो इस वाली क्लास में हम कंप्लीट करना जो है वो कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉस्टिंग इज़ एप्लीकेबल टू प्रिंटर्स। प्रिंटर्स पे जो कॉस्टिंग है, कौन सी लागत पद्धति जो है वो प्रिंटर्स पर लागू होती है। तो बताइए कि कौन सा मेथड जो है वो प्रिंटर्स पर लागू होता है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था प्रोसेस जो है वो किस पे होता है, जो हमारा मतलब नेचुरल बेस जो चीज़ें होती हैं उन पर प्रोसेस लगता है। बैच जो है वो जब हम ग्रुप में जो है वो चीज़ों का देखते हैं उस पर जो है वो बैच कॉस्टिंग लगाया जाता है। मल्टीपल किन्हीं दो कॉस्टिंग्स का जो है वो टोटल होता है मल्टीपल, इसमें जैसे मतलब कोई भी दो कॉस्टिंग का जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हमारी कौन सी बची, जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग का जो है हम क्या करते हैं, प्रिंटर्स पर जो कॉस्टिंग होती है, प्रिंटर्स की जो कॉस्टिंग होती है उसको निकालने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर होता है, जो काम होता है वो ऑर्डर्स में जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यहाँ पर होगा हमारा जॉब पोस्टिंग करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक नाम और क्या है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक और नाम जो है वो हमारा कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस। क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग को जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 में आया है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को जो है वो किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने पीछे हमने पढ़ा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग को किस कॉस्टिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को किस नाम से और जाना जाता है। तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को और सर्विस कॉस्टिंग के नाम से जो है वो जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सर्विस कॉस्टिंग के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहता है कि कॉस्टिंग इज ए टाइप और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन सी कॉस्टिंग जो है वो एक टाइप होती है और टेक्निक होती है किसकी, कॉस्टिंग की। तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल होता है, बैच होता है, मल्टीपल होता है कि जॉब होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा मार्जिनल होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो एक टाइप होती है या फिर टेक्निक भी होती है किसकी, कॉस्टिंग की। टेक्निक्स जो है इसकी बेस्ड होती है वेरिएबल कॉस्ट पर, जो है इसकी टेक्निक्स को हमारा बेस रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है कॉस्टिंग इज ए, आई थिंक यही क्वेश्चन किया था ना, नहीं, कॉस्टिंग इज ए टाइप और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। सॉरी बच्चों, आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी हमने पढ़ा, एक सेकंड बच्चों, अभी वाला क्वेश्चन था कॉस्टिंग इज ए टाइप और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। सेकंड फिर क्वेश्चन आता है कॉस्टिंग इज ए टाइप और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। वो क्वेश्चन के अलग अलग के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर पूछा गया है कॉस्टिंग इज ए टाइप और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। पहले वाले में मार्जिनल था, यहाँ पर सेकंड वाले में जो है बैच, मल्टीपल, जॉब, ये सब यही थे, लेकिन वहाँ पे मार्जिनल था, अब्जॉर्प्शन नहीं था, तो हमने मार्जिनल चूज़ किया था। यहाँ पर अब्जॉर्प्शन है तो हम अब्जॉर्प्शन इसलिए चूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन लागत की जो तकनीकें होती है, लागत तकनीकें होती है, उनमें मार्जिनल कॉस्टिंग भी आता है और उनमें मार्जिनल कॉस्टिंग और हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी जो है वो आता है। तो दोनों के दोनों जो है वो हमारे इसमें आते हैं। अगर यहाँ पर मतलब ये दोनों चीज़ें देके ऑप्शन में ए एंड बी दे देता, मतलब दोनों करेक्ट है सी ऑप्शन पे, तो हम सी ऑप्शन पे जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है तो हमारा कौन सा जाएगा, अब्जॉर्प्शन जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमें क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 16 हमें कहता है इज नोट द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखांकन के दायरे में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता। असरटेनिंग कॉस्ट, लागत का निर्धारण करना तो आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। कॉस्ट कंट्रोल आता है। क्या टैक्स प्लानिंग जो है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी में आता है? नहीं, टैक्स प्लानिंग जो है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी में नहीं आता है, क्योंकि ये जो है वो हमारा फाइनेंशियल में होता है, मतलब फाइनेंशियल या फिर टैक्सेशन अकाउंटिंग से जो है वो रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? फाइनेंशियल से या फिर टैक्सेशन अकाउंटिंग से जो है वो क्या करता है? रिलेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर, और क्वेश्चन नंबर 17 हमें कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ डैश 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 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन को वित्तीय लेखांकन की डैश 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 के कारण विकसित किया गया है। किसके कारण जो है वो लागत लेखांकन को जो है वो विकसित किया है? उसकी लिमिटेशन के कारण, उसके एडवांसेस के कारण, या फिर एडवांटेज के कारण, या फिर दोनों के कारण, या फिर निम्नलिखित में मतलब इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो आप सबसे पहले देखिए कि लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, मैंने कल आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमारा पहले आया है, बाद में जो है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग आया है, मतलब एक हेल्प करने के उससे पर्पज से। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वो हमारा एडवांटेज नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा एडवांटेज के कारण नहीं आया है, वो हमारे लिमिटेशंस के कारण आया है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ काम नहीं कर पाता था जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग में वो जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? लिमिटेशंस थी उसकी। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 हमें कहता है कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड डैश 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 ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है? प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, हार्डवर्क है, या फिर एफर्ट है? तो इनमें से जो है वो क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब एक इंसान है। आर्ट यानी कि उसका जो है वो काम करने का तरीका। उसके बाद में साइंस यानी कि जो इसके रूल्स है और रेगुलेशंस है। प्रैक्टिस यानी कि उसने कितना मतलब उस पर अध्ययन किया है, मतलब अभ्यास। प्रैक्टिस जो है वो किसी को भी परफेक्ट बनाती है। तो यानी क्या ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है? एक्सरसाइज नहीं, हार्डवर्क नहीं, एफर्ट नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा? प्रैक्टिस जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में पूछा गया है कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी उसके लिए क्या होता है? आर्ट होता है, साइंस होता है, और उसकी प्रैक्टिस होती है कि उसने कितनी प्रैक्टिस जो है उस पर की है। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर, और क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द ऑर्डिनरी ट्रेडिंग अकाउंट इज ए लॉक्ड स्टोर हाउस ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू विच कॉस्ट सिस्टम इज द। सामान्य व्यापार खाता सबसे मूल्यवान जानकारी का बंद भंडार है जिसके लिए लागत प्रणाली जो है वो क्या है? एक की है, लॉक है, हाउस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसके लिए हमारी जो लागत प्रणाली होती है यानी कॉस्ट सिस्टम होता है, उसके लिए एक की होता है। क्योंकि आपने देखा है ट्रेडिंग अकाउंट में जो है क्या करते हैं, आप जो प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में जो है वो क्या बताते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपका। इस साइड में जो है आप सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आपने कितना जो ओपनिंग स्टॉक है उसके बाद में परचेज़ कितना हुआ, और परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, और उसके अलावा जो है मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सब चीज़ों को जो है वो ऐड करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? मतलब किसी भी उसका कॉस्ट प्रणाली का, कॉस्ट सिस्टम का जो है वो एक की होता है। कौन? ट्रेडिंग अकाउंट हमारा। इतना क्लियर हुआ? अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कॉस्ट अकाउंट्स डील पार्टली विद फैक्ट्स एंड फिगर्स
एंड पार्टली विद। लागत खाते जो है वो आंशिक रूप से तथ्यों और आंकड़ों तथा आंशिक रूप से संबंधित होता है। किससे? कॉस्ट से, इनकम से, रिवेन्यू से। तो सबसे पहले कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट में इनकम नहीं आता है, रिवेन्यू नहीं आता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी कट गई। उसके बाद में आता है एस्टिमेट्स और कॉस्ट। वो कॉस्ट के बारे में ही पूछ रहा है, तो उसमें पूरा काम जो है वो कॉस्ट का होता है, पार्टली नहीं होता है, तो हमारा कॉस्ट भी गया। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर? एस्टिमेट्स जो है वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर जो है वो आप क्या करते हैं कि फोरकास्टिंग करते हैं और यूज्ड इन अ फोरकास्टिंग में जो है आप इसको यूज़ करते हैं। किसको? हमारे कॉस्ट अकाउंट्स को। खोलो भाई। फिर उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 आज का तो जो है वो 11 क्वेश्चन होगा। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो जो है वो उन 10 क्वेश्चन में रिपीट हो रहे थे और मैंने उनको कल की क्लास में जो है वो कराया था, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। अभी चलिए, ये कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा फॉर मैनेजेरियल। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रबंधकीय डैश 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 के लिए डाटा प्रदान करता है। किसके? डिसीजन मेकिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, रिट्रैचमेंट के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो मैनेजेरियल को डेटा देता है, मैनेजमेंट को डेटा देता है। क्या करने के लिए? मतलब वो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजेरियल डिपार्टमेंट को जो है वो डेटा देता है। किस लिए? ताकि वो अपने डिसीजन जो है वो ले सके, कितना प्राइस जो है वो रखना है, कितना नहीं रखना है, क्या चीज़ जो है कॉस्ट कटिंग करनी है, ये सब जो है वो कर सके। फिर इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड होती है बेस्ड ऑन फिगर्स, यानी कि कौन से फिगर्स पर जो है वो बेस्ड होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारी हिस्टोरिकल पर ही बेस्ड होता है, जो भी कुछ होता है जो हमने पहले कर लिया है उन सब चीज़ों पर ही जो है वो हमारा बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23, और 23 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है? 23 क्वेश्चन हमें कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट डैश 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 ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सर्विसेज एंड ऑपरेशंस। तो किसके बारे में मतलब वो इन्फॉर्मेशन देता है? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है विभिन्न उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं और कार्यों की विस्तृत जानकारी जो है वो प्रदान करता है। विस्तृत जानकारी जो है वो प्रदान करता है। किस चीज़ की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पूछा गया है, तो वो किसके बारे में करेगा? कॉस्ट के बारे में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ मॉनेटरी एंड यूनिट्स। क्या? फिजिकल कॉस्ट, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड करता है, वो मॉनेटरी को भी रिकॉर्ड करता है, और वो हमारी जो है वो फिजिकल जो यूनिट्स होती है, उनको भी जो है वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यानी कि मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जब आप कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं उसमें देखते हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो मनी को या और जो उसके यूनिट्स होती है, कितनी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, उन दोनों को भी जो है वो आप रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर हमारा जाएगा फिजिकल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन रिफाइनरी इज़ यूज्ड। रिफाइनरी में कौन सा मेथड जो है वो आप यूज़ करेंगे? रिफाइनरी यानी किसी चीज़ को रिफाइन कर रहे हैं आप, और रिफाइन जो है वो प्रोसेस पर, मतलब प्रोसेस पे बेसिस होती है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो आप यूज़ करेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बैच कॉस्टिंग जो है वो ग्रुप्स में होती है, और मल्टीपल जो है वो किन्हीं दो को मिलाकर रखी जाती है, और जॉब में जो है वो जो आपका ऑर्डर बेस्ड चीज़ें होती है वो हमारी जॉब में देखी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? यहाँ पर प्रोसेस जो है वो करेक्ट जाएगा। उसके नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश 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 कॉस्टिंग इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स। ट्रांसपोर्ट में जो है वो कौन सी आप यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर तो आपको उसका दूसरा नेम दिया गया है, अलग नेम से भी दे सकता है, वो उसको जो है वो ऑपरेटिंग भी लिख सकता है,
अब आप लोग मुझे बताइए कि ऑपरेटिंग अकाउंटिंग जो है वो किस अकाउंटिंग का दूसरा नाम है। तो ऑपरेटिंग अकाउंटिंग जो है वो हमारा सर्विस अकाउंटिंग का दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पर सर्विस की जगह ऑपरेटिंग भी दिया हो सकता था, तो हमारा यहाँ पर कौन सा जाएगा, सर्विस सर्विस अकाउंटिंग इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सर्विस भी और ऑपरेटिंग भी, सर्विस का दूसरा नाम ही ऑपरेटिंग है और प्रोसेस का दूसरा नाम ही हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डैश 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 इन टोटल प्रोपोर्शन टू आउटपुट। कुल परिवर्तनीय लागत उत्पादन के अनुपात में क्या करती है, वृद्धि करती है, वृद्धि नहीं करती है, या फिर कमी करती है, या फिर कुछ नहीं करती है इनमें से। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इन टोटल प्रोपोर्शन टू आउटपुट, तो कुल परिवर्तनीय लागत जो है उसमें क्या करती है, अनुपात में क्या करती है, इंक्रीज करती है। जितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती है, तो हमारा आउटपुट में भी जो है, आउटपुट के प्रोपोर्शन में भी जो है वो क्या कर देती है, इंक्रीमेंट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आई थिंक कल की क्लास में भी था ये क्वेश्चन। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने आपको बताया था, एक तो हमारी होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। दो चीज़ें होती है हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी यहाँ पर एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम कर रहे हैं 1000 यूनिट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, तो 20,000 ही रहेगी। अब हमारी जो ये है वेरिएबल कॉस्ट, अगर ये 50,000 है तो ये 50,000 ही है। अब सुनिए अच्छे से और ध्यान से, माइनर से डिफरेंस है, क्वेश्चन बहुत माइनर से वर्ड्स चेंज करके ही जो है वो चेंज किया जा सकता है। टोटल प्रोडक्शन पे जो है अगर पूछा जाए कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट खाली पूछा जाए कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है कि कांस्टेंट नहीं रहती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। अगर पूछा जाए कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमारी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, तो हमारी जो फर्स्ट अगर पूछा जाए कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट होती है कि कांस्टेंट नहीं होती है, तो ये कांस्टेंट नहीं होती है। प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो घटती चली जाएगी। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बता देती हूँ। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या है, ज़ीरो। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट का होता है कि जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। यानी कि अगर आप 1000 यूनिट्स जो है वो बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो 50,000 है। अगर आप 2000 बना रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इधर जो है वो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख कैसे किया, अब आप मुझसे ये पूछोगे। तो जैसे ही आपने 1000 से 50,000 को डिवाइड किया तो आपका कितना आया, पर कॉस्ट कितना आया, 50 रुपीज़ जो है वो निकल के आया। और जब हम 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। लेकिन जब 2000 से 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, ये भी हमारा 50 पर यूनिट ही आएगा। अब बताइए कि ये कांस्टेंट है कि कांस्टेंट नहीं है, बताइए वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है कि नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। अगर खाली फिक्स्ड कॉस्ट पूछा जाए तो हाँ ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती है। तीनों क्वेश्चन है, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में पूछा गया है। संक कॉस्ट जो है वो क्या होती है, संक कॉस्ट हमारी ऐसी लागतें होती है जो मतलब डेड हो चुकी है, हमें नहीं मिलेगी, फ्यूचर में मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है, उनको जो है वो संक कॉस्ट के नाम से जाना जाता है।
और ये डिसीजन मेकिंग में जो है वो क्या होती है, इररिलेवेंट होती है, मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं होता है हमारे डिसीजन मेकिंग से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, इररिलेवेंट जाएगा। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या कहता है, कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सेम है कि सेम नहीं है। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सेम है कि सेम नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सेम नहीं है। कॉस्टिंग जो है वो एक टेक्निक होती है किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ा है, कॉस्टिंग जो है छोटा है, और कॉस्ट अकाउंटिंग की एक टेक्निक कॉस्टिंग है। तो हमारा क्या ऑप्शन जाएगा, नॉट द सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट डैश 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 इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच आउटपुट चेंजेस। फिक्स्ड कॉस्ट जो है उत्पादन में परिवर्तन के अनुपातों में जो है वो क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, डज नॉट चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर मोस्टली, क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर मोस्टली क्या होते हैं, हमारे सेमी वेरिएबल होते हैं। सेमी वेरिएबल का मतलब हमारा ये होता है, कोई अलग टर्म नहीं है, इसमें जो है वो आधे खर्चे जो है वो फिक्स्ड होते हैं और आधे जो है वो हमारे वेरिएबल होते हैं। ये चीज़ जो है वो ये कहता है हमारा सेमी वेरिएबल। तो हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जो है कुछ खर्चे फिक्स्ड भी हो गए और कुछ खर्चे वेरिएबल भी हो गए, तो ये क्या जाएगा, सेमी वेरिएबल जाएगा। फिर हमारा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अब नॉर्मल कॉस्ट इज, अब नॉर्मल कॉस्ट जो है वो कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है, फिक्स्ड है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो हमें पता है कि एक होती है हमारी नॉर्मल कॉस्ट और एक होती है हमारी अब नॉर्मल कॉस्ट। दो तरह की जो है वो कॉस्टें होती हैं, नॉर्मल कॉस्ट और एक होती है अब नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, आपको इसके बारे में पता था, नॉलेज होती है, आप इसके बारे में जो है वो अजम्पशन भी लगा लेते हैं, मतलब एस्टिमेट भी कर लेते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होता है, तो ये कंट्रोलेबल होती है। क्या होती है, कंट्रोलेबल होती है। लेकिन वहीं अब नॉर्मल कॉस्ट, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लड हो गया, फायर हो गया, कुछ भी हो गया, उस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता था, तो ये अब नॉर्मल कॉस्ट हमारी ऐसी जाती है जिन कॉस्ट के बारे में हम कोई अजम्पशन नहीं लगा सकते, कोई एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी अनकंट्रोलेबल होती है। क्या होती है, अनकंट्रोलेबल होती है। तो ये जो है इसका आंसर कौन सा जाएगा, अब नॉर्मल कॉस्ट के बारे में पूछा है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल जाएगा, और अगर नॉर्मल कॉस्ट के बारे में पूछा होता तो हमारा कंट्रोलेबल चला जाता। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, बताइए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट प्लस में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस में वर्क्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड, या फिर वर्क्स ओवरहेड प्लस में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कॉस्ट वाला जो हमसे पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें तब पता चलता है जब हमारे वर्क्स कॉस्ट को जो है वो हम उसमें प्लस कर देते हैं, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। किसमें प्लस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जो है वो हम उसको प्लस कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट जो है इंक्रीज होगी अगर आउटपुट में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है
कि जब वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज तभी होगी जब हमारे आउटपुट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, इंक्रीज जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है डैश 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 अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कौन सी अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमें अच्छे से पता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमें इससे रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन देती है। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में जो है वो हम ये देखते हैं कि हमारे कितने कर्मचारी वगैरह जो होते हैं उन सब की चीज़ों की, कि कितने रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज से मिलती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है डैश 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 इज वन विच कैन बी conveniently identified with and charged to a particular unit of cost is one which can be conveniently identified with the charged to a particular unit of cost। वह लागत है जिसे किसी विशेष लागत इकाई से जोड़ा जा सकता है। कौन सी लागत जो है वो हमारी ऐसी होती है जिसको हम किसी विशेष किसी पर्टिकुलर जो है यूनिट ऑफ कॉस्ट में जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ऐसी कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट को जो है हम किसी भी यूनिट में जो है वो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। बाकी सबकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स, ये सब चीज़ें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हमारा जुड़ना ही जुड़ना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट आर। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट जो है वो सेम है कि सेम नहीं है। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, तो बेटा कॉस्ट सेंटर हमारा क्या है, एक पैलेस है, एक डिपार्टमेंट है। क्या है ये, एक डिपार्टमेंट है हमारा, क्या, कॉस्ट सेंटर। जबकि कॉस्ट यूनिट जो है वो हमारा क्या होता है, एक मीज़र होता है। किसी यूनिट का जो है, किसी यूनिट के बारे में कुछ भी जानने के लिए उसका एक मीज़र होता है। तो क्या दोनों डिपार्टमेंट और मीज़र दोनों एक से एक चीज़ें हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, नॉट द सेम। ये दोनों कोई सा भी सेम नहीं होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विद राइज इन आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट मैंने आपको बताया था, आउटपुट बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा। और फिर उसके बाद में कहा था एंड फॉल इन आउटपुट। तो पूछा गया है कि अगर आपके आउटपुट में क्या होगा, आपके आउटपुट में क्या चेंजेस होंगे कि एक बार तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी और एक बार जो है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट घट जाएगी। सिंपल सी चीज़ें पूछी है, सिंपल ही मैंने आपको बताया था। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी जब हमारा जो है, मतलब क्या होता है, जब हमारा आउटपुट बढ़ता जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है, हमारी डिक्रीज होती जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जब हमारा आउटपुट में क्या होता रहता है, आउटपुट में भी जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता रहता है। आउटपुट में हमारा क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। वहीं अगर आउटपुट में डिक्रीज़ होता रहता है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या रहती है, हमारी बढ़ती रहती है। यानी कि दोनों में इनवर्स रिलेशन जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विद राइज इन आउटपुट। कब जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बढ़ेगी, राइज मतलब इंक्रीज़ होगी, तो जब हमारा इसमें क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जब हमारे आउटपुट राइज होगा तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी। और वहीं पर हमारा जो आउटपुट जो है वो गिरेगा, कब, जब हमारा आउटपुट जो है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये समझ आया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये डिक्रीज एंड इंक्रीज जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पीरियड कॉस्ट जो है वो चार्ज की जाती है, अवधि लागतें को चार्ज किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट या फिर पीरियडली। तो पीरियड कॉस्ट में आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक पीरियड में जो है, एक पीरियड के लिए जो है वो अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? पीरियड जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा समझाने जैसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर हमारा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने पहले की क्लासेस में भी आपको बताया था कि हम कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले किसी भी वस्तु का ऐसे मतलब एक प्री डिटरमाइन कर लेते हैं चीज़ों को कि इतनी तो कॉस्ट इसकी लगनी ही लगनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, जब आप कॉस्टिंग में आपने पढ़ा भी होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट माइनस करने का वेरिएंस होता है उन दोनों का डिफरेंस, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो एक प्री डिटरमाइंड होता है कि इतना तो हमने कि इससे ऊपर जो है वो नहीं जाना चाहिए। अगर इस तक है तो अच्छी बात है, इससे ऊपर चला गया तो जो है वो ख़राब होता है। तो यानी कि स्टैंडर्ड होता है, एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, मतलब पहले से ही जो है आप उसको प्री डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा जाएगा? ये जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश 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 आर कोस्ट विच हैव बीन अप्लाइड अगेंस्ट रिवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। लागतें वे हैं जिन्हें किसी विशेष लेखा अवधि की आय के विरुद्ध लागू किया जाता है। आय के विरुद्ध, आय के विरुद्ध हमारा क्या होता है? इनकम होता है, लॉस होता है या फिर नहीं? लॉस हमारा अगर विरुद्ध पूछते तो किसके होता है, मतलब अगेंस्ट किसके होता है? तो प्रॉफिट के अगेंस्ट हमारा लॉस होता है। जबकि उसने पूछा किसके है? हमारे रिवेन्यू के मतलब अगेंस्ट पूछा है, तो रिवेन्यू के अगेंस्ट जो है हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? हमारा एक्सपेंसेस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन डैश 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 इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। इसने कहा है डैश 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 वह सबसे छोटा खंड है जिसके लिए लागतें एकत्र की जाती है। किसके लिए? किसके लिए जो है वो कॉस्ट को जो है वो सेगमेंट किया जाता है, मतलब कॉस्ट को जो है वो क्या किया जाता है? एक्यूमुलेट किया जाता है। तो क्या कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है? नहीं। चीज़ें पकड़िए, एरिया लिखा है, तो एरिया हमारा किस चीज़ से रिलेटेड होता है? कॉस्ट सेंटर से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है हमारा एक क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है, एक पैलेस होता है। क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है, एक पैलेस होता है। तो एरिया किस चीज़ का होगा? पैलेस का होगा कि ऑब्जेक्ट का होगा या फिर ड्राइवर का होगा? तो ये हमारा कहाँ पर जाएगा? कॉस्ट सेंटर में जाएगा। द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ डैश 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 कॉस्ट इज ऑन द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डैश डैश डैश। लागत का प्राथमिक जोर प्रबंधन के योजना कार्य पर होता है। लागत का प्राथमिक जोर जो है वो प्रबंधन के योजना कार्य पर होता है, यानी किस कार्य पे होता है? सबसे प्राइमरी फोकस, मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे पहले हम क्या करते हैं जब हम अपने कॉस्ट को जो है वो देखते हैं? तो हम सबसे पहले मतलब मैनेजमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या चीज़ को देखते हैं? सबसे पहले अभी थोड़ी देर बताया था कि हम अपने स्टैंडर्ड जो है वो कॉस्ट को सबसे पहले जो है वो देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो है वो हम निर्धारित करते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल कॉस्ट को जो है वो निकालते हैं और उन दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो हमें वेरिएंस के बारे में पता चलता है। तो हमारा सबसे प्राइमरी फोकस जो है वो किस चीज़ पे होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पे जो है वो हमारा सबसे प्राइमरी फोकस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश 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 कॉस्ट इज इर रिकवरेबल कॉस्ट, यानी कि हमें मिलनी ही नहीं है, अस्थिर है, मतलब नहीं आने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो कौन सी कॉस्ट होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है। नहीं, ऐसी मार्जिनल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट नहीं होती है। नहीं, मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती है, आउट ऑफ पॉकेट नहीं होती है। वो हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? संक कॉस्ट होती है। संक कॉस्ट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, तब क्लियर किया था। तो ये हमारी इररिकवरेबल होती है, इररिलेवेंट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है? संक कॉस्ट होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश 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 इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट वेयर नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड। वह लाभ है जिसमें कोई वास्तविक लागत नहीं आती है, उसमें कोई वास्तविक लागत ही नहीं आती है, तो वो हमारी कौन सी होती है, इम्प्यूटेड होती है। क्या होता है, इम्प्यूटेड होती है, जो हमारी असाइंड कॉस्ट होती है विदाउट कैश आउटले, मतलब कोई कैश आउटले जो है वो इसमें होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी असाइंड कॉस्ट होती है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इससे आगे। डैश 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 इज़ द कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू आउटसाइडर, यानी कि जिसमें आप इन्वॉल्व करते हैं पेमेंट करने के लिए, आउटसाइडर को पेमेंट करने के लिए, तो वो क्या होता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है, नॉमिनल नोटेशनल कॉस्ट होता है, या फिर नहीं नोटेशनल कॉस्ट जिसका हमें नोटिस मिलता है वो चीज़ होती है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है। आपको लिखा है कि आउटसाइडर लिखा है, तो आउटसाइडर के बारे में पूछा गया कि बाहरी लोगों को जब आप पेमेंट करते हैं तो उनको आप किस चीज़ में रखते हैं, तो उनको आप आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डैश 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 इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अर्निंग that might have been earned if the productive capacity is put to some alternative use, यानी कि अगर आप टेस्ट वह अधिकतम संभावित वैकल्पिक आय हैं जो किसी अन्य उपयोग में लगाने पर अर्जित हो सकती थी। आपका एक टर्म होता है अपॉर्चुनिटी कोस्ट, और अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऐसी होती है जैसे हमारे पास में ए काम था और बी काम था, मतलब दो काम थे, इंसान मैं अकेली थी, तो मुझे जो है वो मैंने ए काम को छोड़ दिया और बी काम को जो है वो मैंने कर लिया, तो मेरे लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होगी, जो इस काम में, मतलब जो सा काम मैंने छोड़ दिया उस काम में लगी हुई कॉस्ट होगी, तो वो मेरे लिए कौन सी कॉस्ट होती है, वो मेरे लिए जो है अपॉर्चुनिटी होती है। तो मतलब यानी कि ये मेरे लिए अवसर था, अगर मैं इसको कर लेती तो मैं इतना पैसा जो है कमा लेती, यानी कि जो काम आपने कर लिया है उसको आप अपॉर्चुनिटी में नहीं लेंगे, जो काम आपने छोड़ दिया है उस चीज़ को आप अपॉर्चुनिटी में लेते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा है कि डैश 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 वह अधिकतम संभावित वैकल्पिक आय है जो किसी आय उपयोग में लगाने पर अर्जित हो सकती थी, यानी कि अन्य उपयोग में लगाने पर अर्जित हो सकती थी, यानी कि अगर मैं पहले वाला काम कर लेती तो मुझे इतने पैसे जो है वो मिल सकते थे। तो यानी कि कौन सी कॉस्ट होती है, वो हमारी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि एक काम को करने के लिए दूसरे काम को जो है छोड़ दिया जाता है, वो हमारा अपॉर्चुनिटी में जाता है। ये कहता है एन आइटम ऑफ कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस मे बी डैश 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 फॉर अनदर बिजनेस, यानी कि एक ऐसा आइटम है जो एक बिजनेस के लिए डायरेक्ट हो सकता है, तो दूसरे बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, दूसरे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट जो है वो हो सकता है। एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट करके ही आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर आता है द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो नोन एज, सारे के सारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको टोटल करके जो है वो क्या आता है, तो आपको पता है कि जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं तो आपके पास में क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आती है। क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जाएगा, प्राइम कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश 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 cost are partly fixed and partly variable in relation to output। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्या चीज़ जो है वो पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है फुल्ली वेरिएबल होती है, ठीक है,
फिक्स्ड कॉस्ट होती है फुल्ली फिक्स्ड होती है, लेकिन हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो पार्टली फिक्स्ड होती है और पार्टली हमारी क्या होती है, पार्टली फिक्स्ड होती है, और प्लस में पार्टली जो है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। ये चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, तो ये क्या जाएगा, सेमी वेरिएबल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज, एन अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज यानी कि एक अवसर लागत जो है वो डैश 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 क्या होती है, द एडवांटेज फॉर गेन, द कॉस्ट, द इनकम, नन ऑफ दीज। ऑप्शंस पढ़ के ही आप लगा सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैंने ये काम सेलेक्ट किया था, ये काम नहीं सेलेक्ट किया था, इसको जाने दिया था, यानी कि जो चीज़ आपने फोरगोन कर दी, यानी कि जो चीज़ें आपने जाने दी, यानी कि द एडवांटेज फॉर गेन, यानी कि जो आपने फोरगोन यानी कि जो चीज़ आपने जाने दी उसकी जो है वो कॉस्ट होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, वर्क कॉस्ट इज द टोटल ऑफ, वर्क कॉस्ट जो है वो किसका टोटल होती है, तो वर्क कॉस्ट जो है हमारी किसका टोटल होती है, वर्क कॉस्ट, यानी कि हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं, नाम याद कर लीजिएगा। तो ये जो है हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर होता है, या फिर डायरेक्ट मटेरियल चीज़ें होती है, या फिर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो हमारा जो पूछा गया है वर्क कॉस्ट पूछा गया, तो वर्क कॉस्ट में जो है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और चार्जेबल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एंड उनके साथ में वर्क एक्सपेंसेस जितने होते हैं उन सबका जो है क्या होता है, टोटल होता है, तो वो हमारी क्या होती है, वर्क कॉस्ट होती है। उसके बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व, एक अवसर लागत में जो है क्या शामिल नहीं होता है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर हमारा कैश आउटले। तो उसमें जो है हमें पता है कि हमारा कोई भी खर्चा उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन कैश आउटले जो है वो इसमें नहीं होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, कैश आउटले जाएगा। फिर हमारा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट चेंज डैश 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 विथ चेंज इन आउटपुट, यानी कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, जब हमारे उसके उत्पादन में चेंजेस होते हैं तो वो प्रोपोर्शनली होते हैं, यानी कि जितने अनुपात में उधर चेंज होता है उतना ही उधर भी चेंज होता है, तो वो हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी जो है वो हमारा उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये हमारा कौन सा जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विद इंक्रीज इन आउटपुट, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जब हमारे आउटपुट में जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो विद इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रिलेशन मैंने क्या बताया था, इन्वर्स बताया था, तो इन्वर्स रिलेशन में यानी कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और अगर यहाँ पे पूछा जाता कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश 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 विद डिक्रीज इन आउटपुट, तो यहाँ पर क्या आता है, हमारा इंक्रीज आता है। दोनों चीज़ों में जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट में और आउटपुट में जो है वो रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है। और अगर हमारा जो ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट होता है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, और हमारा आउटपुट हो या ना हो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी होनी ही होनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा जाएगा, ये हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, डिक्रीज। अगर इसके उल्टा क्वेश्चन होता तो ऑप्शन जाता इंक्रीज। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन बताइए। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेस इज डैश 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 एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक फिक्स नेचर का किस नेचर का होता है, फिक्स नेचर का होता है। अब फिक्स नेचर का कैसे होता है, जैसे आप एक मशीनरी रख रहे हो अपने पास में, हमें पता है कि डेप्रिसिएशन तब स्टार्ट होता है जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ये चीज़ हमारी पता चल गई, वरना अगर ऐसे ही रखिए तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो यानी कि जब हम उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तभी उस पर डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट करेगा, लेकिन आपने उसको यूज़ करके छोड़ दिया, मतलब आपने उसको एक दिन यूज़ किया, बाकी 365 डेज़ यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन उतनी ही परसेंटेज से लगेगा जितना आपको बताया गया था, ठीक है।
जितना मतलब आपको बोला गया है कि आपके यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो इतना कटता है, तो इतना ही कटेगा। अब आप उसको एक दिन यूज़ कर लो, अब आप उसको 365 डेज़ यूज़ कर लो, 366 डेज़ यूज़ कर लो, 10 डेज़ यूज़ कर लो, 20 डेज़ यूज़ कर लो, तो यानी कि हमारी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट हमारी फिक्स्ड ही होती है, डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इन्वॉल्व्स पेमेंट टू। आउट ऑफ पॉकेट जो है, आउट ऑफ पॉकेट जो कॉस्ट होती है उसमें हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, तो पेमेंट टू आउटसाइडर्स जो है वो हमारा इसमें यूज़ होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो समझाने जैसा कुछ नहीं है। आउटसाइडर को जो पेमेंट करेंगे वो हमारा आउट ऑफ पॉकेट में जो है वो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 वैल्यू हमारा कहता है एडिड वैल्यू इज द चेंज इन। जोड़ी गई वैल्यू जो है वो में परिवर्तन है। किस में परिवर्तन है, मार्केट वैल्यू में, कॉस्ट में, इनकम में, या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। तो एडिड वैल्यू इज द चेंज जो है वो किस में होता है, हमारी एडिड वैल्यू जो है वो चेंज कर देती है हमारी किस में, हमारी मार्केट वैल्यू में जो है वो चेंज कर देती है, क्योंकि वो फाइनल आउटपुट वैल्यू जो है वो माइनस कर देता है हमारा इनपुट वैल्यू को। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर, हमारा जाएगा मार्केट वैल्यू। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, आज का 50, मेरी पीपीटी का 60 क्वेश्चन नंबर। डैश 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 अकाउंटिंग इज नॉट ओनली ए पॉजिटिव साइंस। वो जो है एक पॉजिटिव साइंस ही नहीं है, बट ऑल्सो ए नॉर्मेटिव साइंस, बिकॉज इट इंक्लूड्स टेक्निक्स और बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो हमारा जो है वो कौन सी कॉस्टिंग जो है वो ऐसी होती है जिसमें हम सिर्फ एक पॉजिटिव साइंस नहीं मानते हैं, उसमें हमारा नॉर्मेटिव साइंस भी आता है, और उसमें हमारी टेक्निक्स, बजटरी कंट्रोल्स और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भी जो है वो लागू किया जाता है। तो हमें अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही समझ जाना चाहिए, बजटरी कंट्रोल से ही, वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। ऐसी अकाउंटिंग हमारी कौन सी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। यहाँ पर जाएगा कॉस्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमें कहता है मटेरियल कंट्रोल डज नॉट कवर द फॉलोइंग स्टेज। किस स्टेज को जो है वो मटेरियल कंट्रोल जो है वो कवर नहीं कर सकता है, परचेज ऑफ मटेरियल को, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल को, इशू ऑफ मटेरियल्स को, या फिर प्रोडक्शन को। तो वो जो है हमारे प्रोडक्शन को जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। जो हमारे मटेरियल कंट्रोल होता है उसमें हम किन किन को शामिल करते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल को, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल को, इशू ऑफ मटेरियल को जो है वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, मटेरियल कंट्रोल एम्स एट अचीविंग इफेक्टिव। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य जो है प्रभावी डैश 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 प्राप्त करना होता है। किस चीज़ को प्राप्त करना होता है, मटेरियल कंट्रोल का। तो क्या क्वालिटी कंट्रोल का होगा, या फिर अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल का होगा, या फिर मटेरियल सप्लाई का होगा, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट का होगा। मटेरियल कंट्रोल होता है तो वो एम करता है किस चीज़ को, मटेरियल मैनेजमेंट को जो है वो क्या करता है, एम करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड इन द। स्टोर लेजर जो है वो कहाँ पर जो है वो मेंटेन किया जाता है, तो वो हमारा जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो है वो मेंटेन किया जाता है। क्या, स्टोर लेजर जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स आर मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ। स्टॉक सत्यापन जो सीट होती है, मतलब यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन सीट्स होती है, के परिणाम दर्ज करने के लिए रखी जाती है। किसका परिणाम जो है वो दर्ज करने के लिए रखी जाती है, स्टॉक वेरिफिकेशन सीट। तो स्टॉक वेरिफिकेशन सीट जो है वो क्या फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए रखी जाती है, फाइनेंशियल वेरिफिकेशन करने के लिए, या फिर क्वालिटी वेरिफिकेशन करने के लिए। वो जो है हमारा फिजिकल जितना है वहाँ पर कितना स्टोर में है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए जो है वो रखी जाती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश 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 एंड क्रेडिटेड विद। यानी कि स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट को जो है आप किस चीज़ से डेबिट करते हैं और आप किस चीज़ से जो है वो उसको क्रेडिट करते हैं। अब पहला आता है कि सरप्लस से डेबिट करते हैं,
और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक से जो है वो क्रेडिट करते हैं, या शॉर्टेज ऑफ स्टॉक से जो है वो आप डेबिट करते हैं, सरप्लस से जो है आप क्रेडिट करते हैं। बताइए अब क्या आता है। तो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होता है जिसमें आप डेबिट करते हैं। ये सब चीज़ें जो याद करने लायक है, कोई इनका समझाने लायक नहीं है। तो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में जिस साइड में आप डेबिट रखते हैं उस साइड में रखते हैं आप शॉर्टेज ऑफ स्टॉक को डेबिट रखते हैं, और सरप्लस को जो है आप क्या करते हैं वहाँ पर क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिन कार्ड इज ए रिकॉर्ड ऑफ। बिन कार्ड जो है वो किसका रिकॉर्ड होता है? क्या कॉस्ट का रिकॉर्ड होता है, वैल्यू का, या फिर क्वांटिटी का? क्वांटिटी यानी कि मात्रा का, यानी कि वहाँ पर जो है वो कितनी चीज़ें जो है वो है, तो किसका जो है वो होता है? तो बिन कार्ड जो है वो एक रिकॉर्ड होता है किसका? क्वांटिटी का। अभी देख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको क्वालिटी मिली और आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की स्पेलिंग चेक ही ना करें और किसी और पे करेक्ट कर दें, उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब आता है कि बिन कार्ड जो है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? क्या आपको नहीं पता बिन कार्ड किसके द्वारा मेंटेन जो है वो किया जाता है? तो बिन कार्ड जो है वो हमारा स्टोर कीपर के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, यानी कि वहाँ पर जो स्टोरेज हाउस में जो इंसान होता है स्टोर कीपर, उसके द्वारा जो है हमारा बिन कार्ड बनाया जाता है। और बिन कार्ड में जो है वो क्वालिटी के फॉर्म में जो है वो चीज़ें लिखी होती हैं। सारी चीज़ें क्लियर हुई बिन कार्ड के बारे में। अब आता है मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट को जो है आप किस नाम से और जानते हैं? तो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट का दूसरा नाम हमारा होता है मटेरियल इशू एनालिसिस शीट के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69 हमारा कहता है मटेरियल शुड बी इशूड बाय द स्टोर कीपर अगेंस्ट। सामग्री स्टोर कीपर द्वारा जो है के आधार पर जारी की जानी चाहिए। किसके आधार पर? मटेरियल रिक्विजिशन, बिल ऑफ मटेरियल्स, बोथ ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है हमारा मटेरियल रिक्विजिशन के आधार पर जो है वो हमारे क्या की जाती है, स्टोर मटेरियल जो है वो इशू किया जाता है। यानी कि पहले जो है हमारे पास में उसकी मांग आती है, उसका एक ऑर्डर आता है कि हमारा मतलब हेड जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से एक ऑर्डर आता है कि इसमें ये लीजिए और इससे जो है आप वो करिए, मतलब वो सीट भेज दी गई स्टोर वाले के पास, और रिक्विजिशन सीट होती है एक, उसको देखता है, पढ़ता है, तब देखता है कि हाँ ऊपर से ऑफिशियल जो है वो चीज़ें आई हैं, तब वो जो है उस चीज़ को इशू करता है। तो वो हमारा क्या होता है? मटेरियल रिक्विजन जो है वो हमारा होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इश्यूज इन सूटेबल इन अ टाइम ऑफ। जब हमारा टाइम यानी कि जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो मेथड जो है वो कब जो है वो हमारे लिए फ़ायदा होता है? फीफो मेथड हमारे लिए तब फ़ायदेमंद होता है जब हमारा प्राइस गिर रहा होता है, और वहीं पर राइजिंग प्राइस जो है वो हमारे लिए तब फ़ायदेमंद होता है जब हमारा लीफो मेथड तब हमारा यूज़ किया जाता है जब हमारा प्राइस जो है वो राइजिंग हो रहा था। जब हमारा प्राइस फॉलिंग हो रहा था तो हमारा फीफो मेथड यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज सूटेबल इन टाइम्स ऑफ। अभी अभी मैंने आपको बताया है, जस्ट अभी अभी, कि जब हमारा प्राइस राइजिंग हो रहा होगा, जब फॉलिंग हो रहा होगा, तब हम जो है वो किसका यूज़ करते हैं? तब हम जो है वो अपना फीफो मेथड का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा प्राइस जो है वो राइज हो रहा होता है तब हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं? लीफो मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? हमारा राइजिंग प्राइस ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज कॉस्ट मेथड कब यूज़ किया जाता है? अब पूछा गया है हमसे कि एवरेज कॉस्ट मेथड कब यूज़ किया जाता है? जब हमारा प्राइस राइज हो रहा होता होगा या फिर फॉल हो रहा होता होगा। फॉल पे हमें पता है फीफो, यहाँ पर हमारा लीफो आएगा। लेकिन जब प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा होगा तो हमारा कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा? एवरेज मेथड को जो है वो यूज़ किया जाएगा। ये आपके मतलब जो आपका इन्वेंट्री होता है उसको वैल्यूएट करने की टेक्निक्स होती है कुछ, जैसे लीफो हो गया, मीफो हो गया, हीफो हो गया, फीफो हो गया, एवरेज स्टॉक हो गया, बेस स्टॉक हो गया। ये सब मेथड्स जो है वो उसमें से आते हैं। तो जब हमारा प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा होगा तब हमारा जो है कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? एवरेज कॉस्ट मेथड का जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है?
इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू इज सूटेबल व्हेन, हमारा जो मुद्रास्फीति लागत विधि होता है जब इन्फ्लेशन चल रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो डैश 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 किस समय उपयुक्त होता है, किस समय उपयुक्त होता है, जब हमारा प्राइस राइज हो रहा हो, प्राइस फॉल हो रहा हो, नन ऑफ दिस। तो प्राइस राइज का पता है, फॉल का पता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, मटेरियल्स आर सब्जेक्ट टू नेचुरल वेस्टेज, यानी कि जब नेचुरल वेस्टेज जो है मटेरियल हमारा किसका होता है, नेचुरल वेस्टेज का होता है, तब हमारा कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इश्यूज अंडर इन, स्पेसिफिक प्राइस मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू इज यूज्ड व्हेन, कब जो है वो यूज़ किया जाता है, जब हमारा विशिष्ट मूल्य विधि जो है कब यूज़ किया जाता है, जब मटेरियल आर परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर, या फिर मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू नेचुरल वेस्टेज। आपने नेचुरल वेस्टेज का अभी अभी पढ़ा है कि नेचुरल वेस्टेज का जो है वो आपका क्या होता है, नेचुरल वेस्टेज का जो है आपने अभी अभी पढ़ा है, कौन सा होता है हमारा, नेचुरल वेस्टेज का इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड जब हम यूज़ करते हैं तब हमारा क्या होता है, नेचुरल यूजेस का होता है। प्राइस फ्लक्चुएशन का हमने पढ़ लिया कि जब हमारा एवरेज का होता है तब हमारा होता है एवरेज कॉस्ट का, तो हमारा कहाँ जाएगा, मटेरियल आर परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब और न वर्क ऑर्डर, तब हमारा स्पेसिफिक प्राइस मेथड का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, मार्केट प्राइस मेथड इज कंसिडर टू बी द बेस्ट मेथड व्हेन, प्राइस मार्केट प्राइस मेथड को जो है वो सबसे बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है कब, जब कोटेशन हैव टू बी सेंट, प्राइस फ्लक्चुएट, या फिर मटेरियल्स आर न सब्जेक्ट टू नेचुरल वेस्टेज। ये दोनों आपने पढ़ लिए हैं, दोनों ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो हमारा क्या जाएगा, कोटेशन हैव टू बी सेंट जो है वो हमारा होगा, यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे किसको, करंट प्राइस को जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारा कौन सा जाएगा, कोटेशन हैव टू बी सेंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 76, और 76 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ए बिल ऑफ मटेरियल सर्व्स द पर्पज ऑफ, ए बिल ऑफ मटेरियल क्या बना है, मटेरियल का एक बिल किस पर्पज से जो है वो हमारा सर्व किया जाता है, तो वो हमारा मटेरियल रिक्विजन के पर्पज से जो है वो हमारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। मैंने जैसे हमारा क्या था, बिन कार्ड, सॉरी 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 नहीं नहीं बिन कार्ड तो स्टोर कीपर के द्वारा जो है बनाया जाता है। तो हमारा क्या जाएगा, ए बिल ऑफ मटेरियल सर्व्स द पर्पज ऑफ, यानी कि मटेरियल के पर्पज से कोई बिल सर्व किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, मटेरियल रिक्विजन के नाम से जो है वो उसको जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है ए बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ डैश 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 जॉब, यानी कि इसने कहा है ए बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ टेस्ट 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 जॉब, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल कार्य के लिए ना तैयार किया जाता है, किस कार्य के लिए बिल ऑफ मटेरियल को तैयार किया जाता है, हमारे स्टैंडर्ड जॉब के लिए जो है तैयार किया जाता है, ताकि हम उसको जो है वो क्या कर सकें, प्री डिटरमाइंड जो है उसको उस चीज़ को कर सके। हमारा चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, स्टॉक वेरिफिकेशन सीट, स्टॉक वेरिफिकेशन सीट आर मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ, स्टॉक वेरिफिकेशन सीट जो है वो किस चीज़ का जो है रिकॉर्ड रखने के लिए जो है वो बनाई जाती है, तो वो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन रखने के लिए जो है वो बनाई जाती है कि वहाँ पर हमारी कितनी यूनिट्स जो है वो फिजिकल वे में जो है वो प्रजेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द क्वान्टिटी ऑफ मटीरियल टू बी ऑर्डर्ड, the quantity of material to be ordered at one time is known as, यानी कि जो हमारी सामग्री होती है किसी समय में जो है वो आदेशित की जाने वाली सामग्री की मात्रा को जो है वो क्या कहा जाता है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कमर्शियल ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या कहा जाता है उसको, हमारा क्या कहा जाता है, EOQ, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसको कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 मल्टीप्लाई एनुअल जितना भी मतलब रिक्रूटमेंट होता है उसको, और मल्टीप्लाई जो है होल्डिंग कॉस्ट बाय कैरिंग कॉस्ट से जो है उसको देखा जाता है। फिर चलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डैश 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 रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल
which is normally ordered when a particular material reach recording level डैश 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 वह मात्रा जो पुनः आदेश स्तर पर पहुंचने पर आमतौर पर आदेशित की जाती है। तो वो हमारा कौन सा होता है? एक तो होता है हम ऑर्डर कर दिया हमने किसी लेवल पर, लेकिन एक हम लेवल सेट कर देते हैं, उस लेवल तक जो है वो हमारा मटेरियल जो है वो पहुंच जाता है। तो हम उस चीज़ के लिए जो है दोबारा मंगाने के लिए, उस चीज़ पर आने के लिए हम उसको रीऑर्डर करते हैं। तो वहाँ पर जो है हमारा क्या होता है? रीऑर्डर लेवल के नाम से जो है जाना जाता है। मैक्सिमम लेवल जो है वो हमारी अपर स्टॉक लिमिट होती है, मिनिमम जो है वो सेफ्टी स्टॉक लेवल के नाम से भी जानते हैं। और रीऑर्डर क्वांटिटी को जो है वो अनयूजुअल क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर जो है वो इसमें आते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज आर रॉ मटेरियल्स एंड डैश 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 एंड फिनिश्ड गुड्स। मुख्य प्रकार की इन्वेंट्री में कच्चा माल डैश 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 और तैयार माल जो है उनमें शामिल होता है। तो उसमें जो है हमारी तीन चीज़ें जो है वो शामिल होती है। सबसे पहले जो है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है, फिर जो है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और लास्ट जो है वो हमारा क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स होता है। तो यहाँ पर जो है वो हम तीनों की तीनों चीज़ों को देख रहे हैं अपनी कि सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल वहाँ पे दिया है, फिनिश्ड गुड्स हमारा दिया है, तो क्या नहीं दिया है? वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है। अब इनमें देखते हैं हमारा प्रोसेस्ड मटेरियल नहीं, गुड्स इन प्रोग्रेस यस, स्टोर गुड्स नहीं, गुड्स फॉर डिस्पैच नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? हमारा जाएगा गुड्स इन प्रोग्रेस, यानी कि GIP या फिर WIP के नाम से जो उसको जाना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला दिया है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो है वो हमारा क्या आंसर होगा। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हमारा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल इक्वल मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्या होता है? मैक्सिमम ये फॉर्मूले से बच्चा याद होना चाहिए। तो ये हमारा कहाँ जाएगा? ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है हमें किसका? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो है वो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ नो इन्वेंट्री कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री आएगा। फॉर्मूले जब आपका याद होंगे तो आपको जो है वो डायरेक्ट रखेंगे आप, और फिर उस चीज़ को देखेंगे, वहाँ पे जो सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा वहाँ पर जो है उसको करेक्ट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो क्या कहता है? इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज इक्वल डेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो हमें पता है डेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय किसके द्वारा जो है वो डिवाइड होता है? वो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमारा होता है, जो अभी पहले जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको निकालने के बाद उससे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या पता चलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का जो है वो हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dash 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 is a technique of material cost control which leads to low carrying cost as a result of low investment in inventory। यानी कि डैश 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 एक सामग्री लागत नियंत्रण तकनीक है जिससे कम इन्वेंट्री निवेश के कारण ना वहन लागत जो है वो कम हो जाती है। तो एक हमारी टेक्निक होती है JIT, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम हमारी ये कहती है कि आपको जब ज़रूरत होती है आप उस सामान को जो है वो तभी लेके आए। तो जब आपको ज़रूरत होगी आप उसको तभी लेके आएंगे, तो आपको उसको जो है मतलब रखने की कीमतें जो है मतलब जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो वहन नहीं करनी पड़ती है, उससे जो है आपको
कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाती है। तो ऐसा कौन कहता है? JIT जिट कहता है। वैट की फुल फॉर्म होती है वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल होती है। ABC जो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है। इसमें 3 कैटेगरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा आएगा? जिट आएगा, इन्वेंट्री सिस्टम आएगा, जहाँ पर हमारी कैरिंग कॉस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हम कुछ चीज़ जो है वो कैरी करके रखते ही नहीं होते हैं। जब हमें चाहिए होती है हम तभी जो है उस चीज़ को ले आते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है डैश 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 इज ए टेक्निक ऑफ स्टॉक कंट्रोल विच लीड्स टू सेविंग ऑफ टाइम ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ओनली टू सम ऑफ द आइटम्स रेदर देन ऑन ऑल द आइटम्स। तो इस वाली टेक्निक में मतलब ये कहा गया है कि आपको सभी चीज़ों पे जो है, सभी आइटम्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस टेक्निक में जो है वो हर चीज़ को कैटेगराइज किया होता है, जैसे मैंने अभी बताया था ABC। तो यहाँ पर जो है A में जो है सबसे बेस्ट आइटम्स को रखा जाता है, C में जो है सबसे लो आइटम्स को रखा जाता है। यहाँ पर आइटम्स के संख्या जो है कम होती है, यहाँ पर आइटम्स की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पर बीच में यानी कि जो बीच में होता है, यानी कि जितने आइटम्स उतनी जो उनकी वैल्यू वगैरह जो होती है, यानी कि जो A में और C में नहीं होता है वो B में हमारे जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जाएगा? यानी कि ऑल द आइटम्स, यानी कि हमारा कौन सा जाएगा? ABC एनालिसिस हमारा वो होता है। जिट अभी बताया था, वैट जो है वो हमारा नेक्स्ट आने वाले टाइम पे बताती हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 इज यूज्ड प्राइमरली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स यानी कि जो आप अपनी चीज पास में जो है वो एडिशनल चीज़ें रखते हैं। एक टेक्निक होती है हमारी वेट वाइटल इसेंशियल डिज़ायरेबल होती है। तो मतलब इसमें वे चीज़ें रखी जाती है V वाली कैटेगरी में, जो उनसी चीज़ों के बिना आप प्रोडक्शन जो है वो कर ही नहीं सकते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें रखी जाती है जिनसे आपका प्रोडक्शन होता तो है, लेकिन इतना एफिशिएंट वे में नहीं होता है। जैसे कि अगर वो चीज़ होती तो आप प्रोडक्शन और बेटर कर सकते थे। और D में डिज़ायरेबल होती है, जैसे मतलब साज सजावट की चीज़ें होती है, उनका होना ना होना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो ये जो है हमारी वाइटल इसेंशियल और डिज़ायरेबल होती है, जो हमारे स्पेयर पार्ट्स के लिए जो ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जाएगा? वेट जाएगा। जिट के बारे में बता दिया, ABC के बारे में बता दिया, वेट के बारे में बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पूछा गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डैश डैश डैश। अभी हमें इसमें पता ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ किसकी कॉस्ट लेते हैं? जितना हम इन्वेंट्री को हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री को हम कंज्यूम्ड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन तब इसका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था। अभी ऊपर वाले का फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा? इन्वेंट्री कंट्रोल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, और क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 89 कहता है रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला पूछा है। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमें बताया गया, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई जो है वो हमारी किस में होती है? हमारे मैक्सिमम कंजम्पशन में जो है उसकी मल्टीप्लाई होती है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पर हम अपना ढूंढेंगे कौन सा है मैक्सिमम यूज मैक्सिमम कंजम्पशन, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश 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 operates necessity for the physical checking of all items of stores at the end of the year and thereby avoid डिसलोकेशन ऑफ न प्रोडक्शन। डैश डैश वर्ष के अंत में सभी वस्तुओं की भौतिक जांच की आवश्यकता को समाप्त करता है और उत्पादन में बाधा से जो है वो बचाता है। तो ऐसी टेक्निक हमारी कौन सी होती है? हमने पढ़ा ABC हमारी कैटेगरी होती है, JIT अलग अलग चीज़ें होती है, वेड अलग होती है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? परसेप्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो हमारा बचता है। तो हमारा ये वाली टेक्निक हमारी ऐसी होती है जो भौतिक जांच की जो आवश्यकता होती है उसको कम कर देती है, और जिससे हमारे प्रोडक्शन में जो है वो लास्ट में कोई भी बाधा जो है बैरियर नहीं आता है, और हम ईजिली जो है अपना प्रोडक्शन जो है वो कर पाते हैं। तो वो कौन सा होता है? हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसने पूछा डैश 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 फॉर्म पार्ट ऑफ न कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन लागत का हिस्सा कौन सा होता है? अब नॉर्मल वेस्टेज होता है, नॉर्मल वेस्टेज होता है, दोनों होता है? नहीं,
हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा जो है वो कौन सी चीज़ होती है, नॉर्मल वेस्ट जो है वो हमारे प्रोडक्शन का हिस्सा होती है, क्योंकि हम उनको अज्यूम मतलब हम उनको बारे में जो है वो थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों को होती है, लेकिन अब नॉर्मल के बारे में नहीं होती है, इसलिए वो जो है पार्ट नहीं होता है। हमारा कौन सा होता है, नॉर्मल वेस्ट जो है वो उसका पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है डज नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कौन सा जो है वो हमारा उत्पादन लागत का हिस्सा जो है वो नहीं होता है, तो वो हमारा होता है अब नॉर्मल वेस्टेज। अब नॉर्मल वेस्टेज जो है वो हमारा हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है मटेरियल लॉसेज ड्यू टू अबनॉर्मल रीजंस शुड बी ट्रांसफर टू, मतलब मटेरियल का लॉस हुआ है, अबनॉर्मल लॉसेज, तो हम उसको कहाँ पर जो है ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम उसको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफेक्टिव्स आर दैट पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी डैश 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 एट सम एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रीऑपरेशन। डिफेक्टिव वे उत्पाद हैं जिनमें कुछ अतिरिक्त लागत पर जो है वो किया जा सकता है, क्या उनको जो है वो अतिरिक्त लागत, यानी कि डिफेक्टिव है कोई पीस है तो हम उसमें कुछ चीज़ कुछ और इन्वेस्ट करके हम उसको क्या कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रेक्टिफाइड जो है हम उनको कर लेते हैं, यानी कि उनको हम ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आता है, और क्वेश्चन नंबर 95 जो है वो क्या कहता है हमें, डैश 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 इज ए मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द जॉब इन टर्म्स ऑफ ने इट्स मनी वैल्यू, यानी कि मनी वैल्यू में जो है वो उसको क्या करता है, किसी कार्य का मौद्रिक मूल्यांकन करने की जो विधि जो है वो हमारा क्या होता है, मौद्रिक मूल्यांकन करना है। जॉब एनालिसिस नहीं होगा, मूल्यांकन यानी कि वहाँ पे हमें पहले ही दिया गया है इवेल्युएट करना है, तो यानी कि जॉब इवेल्युएशन जो है वो हमारा उसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब आर नोन एज, मतलब एक किसी विशेष नौकरी की आवश्यकताओं के बारे में जब हमें कोई चीज़ बताती है तो वो जो है हमारा क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होती है। जॉब स्पेसिफिकेशन बताती है कि उस जॉब में जो है वो क्या क्या किस किस चीज़ों की किन किन आवश्यकताओं की जो आपको ज़रूरत है। और जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जाता है, और इवैल्यूएशन में तो हमें पता है कि जॉब को इवैल्यूएट करना जो है वो जॉब को इवैल्यूएशन करने में आता है। यहाँ पर हमें क्या बताया जाता है, मतलब जॉब की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर हमें जो है जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है, जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है। तो हमारा क्या जाता है, जहाँ पर जॉब के बारे में बताया जाता है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या गया है जॉब की, तो वह होता है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है क्वालिटीज़ डिमांडेड फ्रॉम द जॉब होल्डर इज़ टेक्निकली नोन एज, सेम क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा गया है, यानी बात वही है कि कार्यदारी में मतलब उसके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, तो वो जो है हमारे किस में पता चलता है, हमारे जॉब स्पेसिफिकेशन में जो है वो पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो हमें क्या कहता है, डैश 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 इज कंसर्न्ड विद डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कंसर्निंग इन जॉब डैश 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 इज कंसर्न्ड विद असरटेनिंग द मनी वैल्यू ऑफ ए जॉब, मतलब जॉब की मनी वैल्यू बतानी है, तो हमें पता चल गया कि जॉब की मनी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा जॉब इवैल्यूएशन जाएगा, क्या जाएगा, जॉब इवैल्यूएशन जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म पे हमने देखा कि जॉब इवैल्यूएशन तीनों जगह दिया हुआ है। अब वो देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होता है। उसने कहा कि इज कंसर्न्ड विद डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कंसर्निंग ए जॉब, यानी कि उसके फैक्ट्स को डिस्कवर करना है, तो डिस्कवर जो है वो क्या करता है, हमारा जो जॉब एनालिसिस होता है वही हमारे फैक्ट्स के बारे में जो है वो डिस्कवर जो है चीज़ों को करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन जो है वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है फॉर कंडक्टिंग वर्क डैश 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 वर्कर्स आर स्टडीड एट देयर जॉब्स एंड ऑल देयर मूवमेंट्स एंड मोशंस आर नोट डैश 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 आयोजित करने के लिए कर्मचारियों का कार्यस्थल पर अध्ययन किया जाता है और उनकी सभी गतियों को जो है वो नोट किया जाता है, तो ऐसा जो है वो हमारा मोशन स्टडी में होता है। मोशन स्टडी में जो है हम उनकी गति यानी कि मूवमेंट को जो है वो चेंज देख करते हैं, यानी कि मोशन दिखा हुआ भी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन से कीवर्ड पकड़ के भी अपना आंसर निकालने की कोशिश करिएगा।
फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। डैश 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 इज द असेसमेंट ऑफ द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब्स विद इन ए कंपनी वेयर्स डैश 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 इज द असेसमेंट ऑफ द रिलेवेंट वर्थ ऑफ ए मैन बिहाइंड द जॉब। यानी कि हमें दो चीज़ें बतानी हैं कि सबसे पहले तो डैश 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 किसी कंपनी के भीतर नौकरियों के सापेक्ष मूल्य का मूल्यांकन है, मतलब कौन सी चीज़ जो है वो कंपनी के भीतर जो है मतलब की जा रही है और उनका सापेक्ष मूल्य जो है वो आपको बताता है। तो वो जो है हमारा कौन होता है, जॉब इवैल्यूएशन होता है। यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है तो सारे ऑप्शन तो कट हो गए, लेकिन हम आगे देखते हैं। फिर आता है कि डैश 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 इज़ द असेसमेंट ऑफ द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए मैन जब बिहाइंड द जॉब, यानी कि उस मैन की वर्थ क्या है उस जॉब के पीछे, तो वो जो है हमें मेरिट रेटिंग के बदले जो है वो हाँ मेरिट रेटिंग, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या जाएगा, मेरिट रेटिंग जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये जो है हमारे आज के 90 क्वेश्चंस थे जिनसे आपकी तैयारी जो है वो और बेटर हो सकती है। बाकी जुड़ने के लिए एलयू अपडेट ऐप से जो है वो जुड़े रहिए, और आपको जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। अपनी तैयारी जो है वो बेहतर बनाएं, और कल फिर आपके लिए एक सेशन आएगा जो पूरे 100 क्वेश्चंस का होगा। तो कल तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।